नमस्कार बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने वाले हैं और इसको हिंदी में हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अपवर्तन ऑफ प्रकाश का अपवर्तन, ये 10th क्लास से रिलेटेड तुम्हारा सेकंड वीडियो है और इस केस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल लो कि जैसे हम लोग बाइक लेकर के या कोई भी व्हीकल्स लेकर के मेन रोड पर उतरते हैं तो डेफिनेट है अगर रोड पूरी तरह से फ्रेश हो, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक मैक्सिमम स्टेट तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही रोड पर हम भीड़ भाड़ देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होने लगता है तो उस स्थिति में क्या होती है, तो देखते हैं कि हमें अपनी बाइक का स्पीड को कम करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली देखोगे कि स्पीड वहाँ कम होने लगती है। ऐसे ही कंडीशन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रोड पर आने लगे तो डेफिनेट है उतना ही स्पीड कम होते जाएगा। यही प्रक्रिया लाइट के साथ भी है, यानी लाइट भी जब एक फ्री मीडियम में चलती है तो उसका स्पीड मैक्सिमम होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे मीडियम में इंटर करने लगेगा तो उस कंडीशन में धीरे धीरे उसका स्पीड भी चेंज होने लगती है। जैसे रेयर से डेंसर में मूव करती है तो क्या होगा, उसका स्पीड घटेगा। लेकिन वही डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रांसफर होने लगती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसका स्पीड बढ़ने लगती है। रेयर मीन्स जहां पर पार्टिकल्स का इफेक्टेड फोर्स या इफेक्टेड कंडीशन कम हो तो वो रेयर मीडियम है। और जिसमें लाइट की स्पीड पर पार्टिकल का इफेक्ट बढ़ने लगती है वो डेंसर मीडियम है। तो डेफिनेट है कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड है कि फ्रैक्शन वर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम मैथ। मीन्स मैथ में हम देखते हैं कि बाय पार्ट, जैसे 2/3, 4/7, ये सब सारा का सारा फ्रैक्शनल पार्ट है। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन 100% लाइट का कभी संभव नहीं है, यानी उसमें कुछ न कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ न कुछ पोर्शन उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ पोर्शन उसमें अपने पाथ से डेविएट होकर पास करने लगती है। तो रिफ्रैक्शन द फिनोमेना ऑफ द फिनोमेना of light when it passes from one medium to another medium the path of light deviated from initial path is called refraction। कहने का मतलब है
ए ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जब एक कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करेगी तो उस केस में क्या होगा, द पाथ ऑफ लाइट जो ओरिजिनल पाथ था वो डायरेक्शन चेंज करने लगता है और डायरेक्शन चेंज करके ही दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो मान लो यहाँ पर हम ऐसे मीडियम को सेपरेट करते हैं और एक इंसिडेंट लाइट इस पर इंसिडेंट किए, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इसका डायरेक्शन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये नॉर्मल हुआ ए ओ। इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए इस डायरेक्शन बी, बी डैश के डायरेक्शन में, बट वी ऑब्जर्व इट डेविएटेड टुवर्ड normal, that means r is occurs here, the deviation is I minus angle r is your deviation angle। तो यहाँ पर नॉर्मल से ये नॉर्मल की टुवर्ड मूव किया। इसी तरह हम दूसरी लाइन ले सकते हैं, मेन एट इंसिडेंट रे it moving away from the normal, यानी I और here is R। Actual path is this, means A O B और this is B dash। अब इस फिगर से देखो, पहला जो हम देखते हैं कि लाइट ए ओ तुम्हारा इंसिडेंट रे है और ये इसको जाना चाहिए था ओ से बी डायरेक्शन में, लेकिन ये मूव किया किधर, ओ बी के डायरेक्शन में। इस केस में देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन एंगल आर है, तो यहाँ पर आई माइनस आर तुम्हारा डेविएशन हुआ। तो मीन्स इनिशियल पाथ और न्यू पाथ के बीच का एंगल हमारा आई माइनस आर है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए ओ इज योर इंसिडेंट रे, ओ बी इज योर रिफ्रैक्टेड रे एंड ओ बी डैश इज योर ओरिजिनल पाथ। तो ये पाथ में एंगल का वेरिएशन ही हमारा रिफ्रैक्शन है। तो यहां पर एक चीज लिखेंगे, जहां पर पहला इन फिगर means m to m dash, latest this is surface, m to m dash is your surface between two medium। second number AO is incident ray, OB is your refracted ray, OB dash initial path, angle I, angle of incidence, angle R, angle of refraction। अब यहां पर आइडेंटिफाई करना है मीडियम को, तो याद रखना है कि एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R लेंगे इन फर्स्ट मीडियम और इन सेकेंड मीडियम।
तो जिसमें ज्यादा एंगल बनेगा वो हमारा रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम। और जिसमें स्मॉलर एंगल बनती है तो वो डेंसर मीडियम। यानी रेयरर मीडियम मीन्स लार्जर एंगल, लार्जर एंगल मीन्स रेयरर मीडियम, और स्मॉलर एंगल means it's showing about denser medium. Similarly, larger angle means rare medium और इसमें स्पीड भी लार्जर होगा, means here high speed, और here स्लो। यानी क्या मतलब है कि डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाता है जबकि रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। इसी तरह एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसमें लार्जर वेवलेंथ, और यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कंप्रेस कर जाता है, स्मॉलर वेवलेंथ। यानी का मतलब है कि जब हम रेयर मीडियम में रहते हैं तो वहां पर नॉर्मल से बड़ा एंगल रहते हैं यानी लार्जर एंगल बनती है। उस केस में उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, उस केस में उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा। जबकि यही हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो इट्स शोइंग अबाउट ए स्मॉल एंगल, स्लो स्पीड एंड smaller in wavelength. And here one more thing here, angle first medium in angle of I minus angle of R is your deviation angle, but in second case we observe here angle R minus angle I is your डेविएशन एंगल। मीन्स रेयर टू डेंसर में जाने पर I माइनस R हमारा डेविएशन एंगल कहलाएगी, जबकि सेकंड केस में R माइनस आई हमारा ये डेविएशन एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट here laws of refraction, laws of refraction। Second, laws of refraction। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे कि जब भी लाइट को एक सरफेस से दूसरे सरफेस यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट होने की टेंडेंसी रखते हैं तो उस केस में ये अपने पाथ से डेविएट होकर दूसरे मीडियम में जाती है। दिस इज एंगल ऑफ आई, दिस इज एंगल ऑफ आर। हियर फर्स्ट मीडियम, हियर सेकंड मीडियम। तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे refracted ray and normal
normal lie on same plane. And second number, and angle of incidence, means here we observe the relation between angle of incidence and angle of emergent is known as Snell's law. Second law, the ratio between the ratio between the angle between the sine function of angle of incidence to the angle of angle of refraction the ratio between sine function of angle of incidence to the angle of refraction remains constant. इसका मतलब है कि दो मीडियम के लिए ये जो हम एंगल का रेशियो लेते हैं, जैसे साइन function of angle of incidence by sine function of angle of refraction is equals to refractive index of second with respect to 1, means refractive index of second with respect to refractive index 1. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो म्यू 1 टाइम्स ऑफ साइन एंगल आई equals mu 2 times of sine angle r, means the product of refractive index and sine function of sine function of angle in a medium for two separating media remains constant. यानी दो मीडियम के बीच अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके एंगल का साइन फंक्शन का प्रोडक्ट भी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साइन फंक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वर्ड आ जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
Refractive index means this is simple ratio. This is simple ratio. It is simple ratio to the speed of light of light in two separating medium. Speed of light in vacuum to the speed of light of light in medium. यानी किसी मीडियम में जो हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं उसका सिंपलेस्ट रेशियो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिटेन एज C upon V. V means C for speed of light in vacuum to the speed of light in particular. Now try to solve this question. Find the speed of light in the given medium. That means diamond, ruby, quartz, rock salt, crown glass, flint glass, ice, water, ethyl alcohol, kerosene, benzene, etc. अब इन चीजों में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू, ये ए का बना रहे हैं, refractive index of diamond equals to speed of light by speed in diamond. Means speed in diamond is obtained by C upon N D. Means C कितना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 दिया है तो अप्रॉक्स इट बिकम 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह जब हम वाटर में निकाल के देखते हैं, वाटर इन एच क्वेश्चन, इस refractive index of water equals to C upon velocity in water. So velocity in water equals to speed divided by refractive index of water, which implies 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by refractive index of water is 1.33. So it becomes 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Similarly, let in ये benzene means K, means refractive index of benzene equals to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.50, which implies 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. यही प्रोसेस हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के लिए लेते हैं और उस केस में इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते जाते हैं. Second type of question, find the refractive index of the following medium in which the refractive index नहीं, बल्कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन.
here speed of light is given. अब जैसे एग्जांपल सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का means velocity in diamond is given as 1.24 into 10 to the power 8 meter per second. Our C is already know that here 3.00 into 10 to the power 8 meter per second. So refractive index of diamond equals to what? Using formula N D equals to C upon V D means C is equals to 3.00 into 10 to the power 8 meter per second, and velocity of diamond is 1.24 into 10 to the power 8 meter per second. Solving 1.3 divided by 1.24 equals, it is 2.42, that is answer. ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक रेशियो को केवल शो कर रही है. स्पीड ऑफ लाइट, frequency and wavelength of light in glass of refractive index 1.5. The wavelength of light in air is 8000 angstrom. This is 9 nanometer. अब इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हमको निकालना है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा और स्पीड कितना होगा. किसमें? ग्लास में. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, स्पीड 3 into 10 to the power 8 meter per second. Lambda in air is 5000 angstrom. Velocity in diamond is what? Frequency is what? Wavelength is what? तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं. तो म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी डी मीन्स डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स equal speed of light in vacuum by speed of light in diamond. So speed of light in diamond becomes C by refractive index of diamond, and then putting we get 2 into 10 to the power 8 meter per second. सेकेंड नंबर चलो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो C इक्वल्स टू न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा. तो न्यू इन एयर इज C by lambda, putting 3 into 10 to the power 8 meter per second by 5000 into 10 to, not 5000, here let this is 5000, then it becomes 6 into 10 to the power 14 hertz. So frequency remains same, but here refractive index C by B lambda equals to lambda in air by lambda in diamond. The lambda in air is 5000 angstrom divided by 1.18,000 angstrom divided by 1. So here lambda wavelength in diamond is 5000 angstrom by 1.5. Dividing we get about 3333.33 angstrom, means this also be less than this 5000 angstrom, means here the wavelength also compressed when it pass from rare medium to denser medium. So speed of light is changes, and second number their wavelength is changed, but frequency remains constant during refraction. Next step we discuss, uh, here we discuss about refraction through a glass slab. तो
ग्लास स्लैब के लिए सबसे पहले ग्लास स्लैब को रख कर हम पेपर पर एक रेक्टेंगुलर सरफेस बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब इस रेक्टेंगुलर सरफेस पर कहीं पर लेट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हेयर, that is normal. Now take 2 points. First we take a pin here, and same in line we take another pin is here, means first pin second pin. अब इसको मिला करके हम इंसिडेंट लाइन बनाएंगे। इन अगेन वी सी फ्रॉम आउटर साइड। अब दूसरे साइड से देखो तो दूसरी साइड पर देखेंगे कि ये फिर दो पिन यानी थर्ड पिन और फोर्थ पिन हम यूज करते हैं, देन इट बिकम एज दिस वे। तो लाइट नॉट lie in a straight line but deviated. Here is actual path of line. A B C D D A B C D is here, not P Q R S and this is T. So P Q P Q T is your actual path line. P Q T is actual path line. But P Q R S is apparent path length. Path length. Here, now get angle of incidence I, then R1, then R2, and this emergent angle. Make a table for it. Here, different orders we have to write, means observation number, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Angle of incidence I, angle of refraction R, R1, R2, R3, and angle I minus angle E. I minus A. In this case, we get here, it always become 0. So in that case, angle I equals to angle E, and angle R1 is equals to angle R2. It always lie in equal state. It's showing that आउटपुट यानी बाहर निकलने वाले रेडिएशन मीन्स पी टी इज पैरेलल टू आर एस लाइन। पी क्यू पी टी हमेशा आर एस के पैरेलल लाइंस हो जाती है। अब यहाँ हम तीन अलग अलग मीडियम को लेकर के चल रहे हैं, ये μ1, ये μ2, μ3, देन μ1। अब अलग अलग सरफेस पर इसका इक्वेशन लेकर के देखते हैं कि इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल है कि नहीं। तो फॉर सरफेस पी क्यू means μ1 times of sine angle I equals to μ2 times of
sine angle R means sine I by sine I equals to sine I by sine R equals to mu2 upon mu1। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फॉर सरफेस आर एस, यहां पर हम क्या देखेंगे कि म्यू टू साइन एंगल R1 इक्वल्स टू म्यू3 इंटू साइन एंगल R2 means sine angle R1 by sine angle R2 equals to mu3 upon mu1। That is second equation। For surface T TQ, तो इस सरफेस पर हम क्या देखेंगे कि here साइन एंगल R2 कहाँ पर है, तो mu3 में इक्वल्स टू अगेन mu1 टाइम्स ऑफ साइन एंगल E थर्ड। अब तीनों को हम मिलाते हैं, आई मीन्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 3, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो साइन एंगल I डिवाइडेड बाय साइन एंगल R1 मल्टीप्लाई विथ साइन एंगल R1 divided by sine angle R2 multiply with sine angle R2 by sine angle E equals mu2 by mu1 multiply with mu3 by mu1 mu3 by mu2 into sin R2 by तो mu1 by mu3, तो कट करके ये टोटल हमारा 1 के इक्वल हुआ। और इधर साइन R1 साइन R2 यानी साइन एंगल I इक्वल्स टू बाय साइन एंगल E equals to 1 means it's showing as sine angle I equals to sine angle E means angle I is equals to angle E। यानी अगर ये पैरेलल मीडियम है और एक से अधिक मीडियम होगा तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल ही होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब एक प्रिज्म को जब हम लेते हैं तो प्रिज्म में दो सरफेस हैं ए बी सी, तो ए बी एंड ए सी इज योर active surface and between these two is known as prism angle। अब कोई लाइट को अगर हम इसके एक सरफेस पर इंसिडेंट करें तो डेफिनेट है ये n1 पर इंसिडेंट किए तो ये फर्स्ट एंगल इंसिडेंस ऑफ आई बना, फिर ये नॉर्मल की ओर झुक जाकर ये दूसरा एंगल R1 बनाया।
इस सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद ये रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर की ओर हटेगी, तो देन इट डेविएटेड टुवर्ड बेस। मीन्स अब देखते हैं ये R2 और ये इमर्जेंट एंगल E। अब एक्चुअल पाथ क्या होगा? तो दिस इज एक्चुअल पाथ, लेट दिस डेविएशन इज डेल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को हम ऊपर मान लिए, ये एंगल डेविएशन है, तो इधर का एंगल हो जाएगा I माइनस R1 और ये एंगल हो जाएगा I माइनस R2। तो डेफिनेट रूप से इन P R in rectangle APOR, इसमें क्या देख रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स एंगल A प्लस एंगल O इक्वल्स टू प्लस 90 प्लस 90 which implies 360 डिग्री। मीन्स एंगल A प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन से। इन सेकंड इक्वेशन, इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में देखो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना, एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। So in that case, angle O is equals to 180 minus R1 plus R2. Putting in equation 1, in equation 1, first result we get angle A equals to angle R1 plus angle R2. ये प्रिज्म एंगल इस दोनों की इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। अगेन above deviation angle is equals to I minus R1 plus E minus R2 means I minus I plus E minus in bracket R1 plus R2 means here we get I प्लस E माइनस ए, कहने का मतलब डेल प्लस ए इक्वल्स टू एंगल ऑफ I प्लस एंगल ऑफ E, यानी डेविएशन एंगल प्लस प्रिज्म एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट के सम के इक्वल होता है। ये चीज जानने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस। तो इससे लेंस का स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करने की कोशिश करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके।